नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे प्राइम टाइम की एक बड़ी खबर मिल रही है डिंडोरी से। मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। 57 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। डायल 100 की टीम ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। तो दाल में मरी हुई छिपकली मिलने का दावा किया जा रहा है। समनापुर थाने के केवलारी मिडिल स्कूल का ये मामला है। हालांकि फिलहाल ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अब जांच का विषय है। लेकिन कुछ तो खराब था खाने में, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। लक्ष्मी नारायण डिंडोरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मी नारायण, छिपकली मिलने की बात सामने आ रही है, क्या अब तक जांच में पाया गया है? खाना खराब था या और कोई कारण था, या जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि डिंडोरी समनापुर के लावरी गांव का मामला है। लगभग 1:30 बजे मध्याह्न भोजन बच्चों को कराया जा था, जिसमें 57 बच्चे भोजन कर रहे थे। मरी हुई दाल में छिपकली मिलने से इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है और जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। शुक्रिया लक्ष्मी नारायण इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल ये जांच का विषय है। तो डायल 100 की टीम को सूचना दी गई, तत्काल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात भोपाल की। एसिड अटैक के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एसिड अटैक के 2 दोषी जिनको आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिला विशेष सत्र न्यायालय ने। अदालत ने आरोपियों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो 2016 में युवती पर एसिड अटैक किया था। आपको बता दें कि हबीबगंज थाना इलाके में यह घटना हुई थी, बड़ी चर्चित थी। 18 जून 2016 का वो दिन जहां एक युवती पर एसिड अटैक हुआ। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। एक तरफा प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और भोपाल से एक और बड़ी खबर। नवंबर में होगी मध्य प्रदेश की समिट, इन्वेस्टर समिट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 4 से 6 नवंबर को इन्वेस्टर समिट रखी गई है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन, इसे ये नाम दिया गया है। प्रदेश सरकार समिट का आयोजन करने वाली है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए इस समिट का आयोजन कर रहे हैं और मकसद यही इस समिट का। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इन्वेस्टर समिट का आयोजन है। हालांकि कई समिट पहले भी हुई है, लेकिन इस समिट को लेकर आत्मनिर्भर भारत की एक छवि इसमें देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश को मजबूत करना है और यही प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है। देखिए, मुख्यमंत्री की यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, नई नई फैक्ट्रियां, नए नए जो इन्वेस्टर हैं वो मध्य प्रदेश में आए। पहले भी 2 इन्वेस्टर मीट हुई है और उसके कुछ परिणाम भी दिखाई दिए, लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीजों को तोड़ा है और इसीलिए अलग तरह की इन्वेस्टर समिट 4 से 6 नवंबर के बीच में होगी। जो ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है उसमें जगह का जिक्र नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि इंदौर में ये समिट होगी और इसमें आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर कैसे आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने, युवा आत्मनिर्भर बने और रोजगार के अवसर उनको मिल सके। इसी लाइन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद काम कर रहे हैं और जब 4 से 6 नवंबर के बीच में समिट होगी तो उम्मीद की जाना चाहिए कि बड़े इन्वेस्टर भी आएंगे मध्य प्रदेश में, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जी, शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठने लगी है। ये मांग राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने की है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सराहनीय कदम उठाते हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।
जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर माहौल बनने लगा है। अजय प्रताप सिंह ने पत्र में विशेषज्ञों की समिति गठित करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की तरह ही मध्य प्रदेश में भी एक विशेषज्ञों की समिति का गठन करने की बात की गई है। इस समिति में न्यायविधि, विधि विशेषज्ञ, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक एवं भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों को अवश्य शामिल करने का आग्रह किया गया। इस लेटर के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में ये मांग उठी है। सवाल ये भी है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में ये सियासी मुद्दा बनेगा। उधर अजय प्रताप सिंह के लेटर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर रही है। भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं, तो देश में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी सरकार है। यदि उनकी कोई मांग है तो अपनी सरकार से उसको मंजूर करवाना चाहिए। मांग करके सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए मांग कर रहे हैं ताकि इसके नाम पे समाज को बांटा जा सके, चुनाव में फायदा ले जाया जा सके इसका, और एक एजेंडा सेट किया जा सके ताकि चुनाव में किसी जनता आपस में बटे। सरगुजा में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। कोरोना की वजह से जनता की बिगड़ी आर्थिक स्थिति सुधारने का उन्होंने दावा किया है। कहा है कि हर घर में राशन कार्ड के मुखिया को 2 लाख रुपए देंगे। इतना ही नहीं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 50,000 रुपए की राशि देने की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि फॉर्म और राशन कार्ड लेने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में गोपाल राम की कुल संपत्ति 67,51,000 बताई गई। बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम के 20,000 करोड़ रुपए देने के दावे पर पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा है कि वो निर्दलीय विधायक थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो किस प्रकार से पैसा देने का दावा कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से ये कहना मुश्किल है। उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। श्री गोपाल राम जी निर्दलीय विधायक रहे हैं पहले, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए थे। वो अभी गोपाल राम जी के द्वारा जो कुछ राशि वितरण की बात सामने आ रही है, एक तो उनका व्यक्तिगत मामला है और वो कहाँ से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये अभी हम लोग की जानकारी में नहीं है। और स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से वो क्या कर रहे हैं ये हमारे अभी संज्ञान में नहीं है और उस पर हम लोग चर्चा करने के बाद ही कुछ विषय रख पाएंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी वक्त है, लेकिन इस बार कोई भी चुनावी दल तैयारियों में कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर खास तौर से फोकस कर रही है। ऐसी ही एक सीट है भीतरवार, जिसको लेकर बीजेपी जहां बेहद गंभीर नजर आ रही है तो कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मन धन से सहयोग करना चाहिए, मन समर्पण तन समर्पण। अगर ये नहीं होगा तो जो गति हुई है वही गति उसी गति से चलती रहेगी। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नाम अनूप मिश्रा है और जिस विधानसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं वो ग्वालियर चंबल की महत्वपूर्ण सीट भीतरवार है, जहां नेताओं ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा का दर्द तब छलक पड़ा जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं से औपचारिक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि अगर नेता और कार्यकर्ता तन मन धन से नहीं जुटे तो वही हश्र होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ। मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, मुझे मौका देगी पार्टी, दूसरा करेगा उसे देगी। तो कंपटीशन में अच्छा काम करना चाहिए और पार्टी को किसी भी कैंडिडेट को बनाया जाए, पार्टी का कैंडिडेट, उसके लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, मन समर्पण तन समर्पण। अगर ये नहीं होगा तो जो गति हुई है वही गति उसी गति से चलती रहेगी। ये मंथन बीजेपी के भीतर का है, लेकिन मौजूदा विधायक और कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री लाखन सिंह कॉन्फिडेंट हैं। वो दावा कर रहे हैं
कि 2023 के इलेक्शन में वो फिर अपना परचम लहराएंगे। उन्हें यहां अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बिल्कुल 100% मुझे पूरा अपनी भितरवार क्षेत्र की जनता पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जब विषम परिस्थितियों वो लोग मुझे भितरवार से चुनकर मध्य प्रदेश के विधानसभा भेजते रहे, तो मुझे लगता है कि इस बार तो बम्पर वोटों से चुनाव जीते। ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। शायद सभी को लगता है कि लखन सिंह यादव भीतरवार विधानसभा सीट पर एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ चुनाव लड़ना आसान हो सकता है। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव तक भीतरवार विधानसभा सीट पर बीजेपी में कितने दिग्गज टिकट के लिए ताल ठोकेंगे। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सीएम योगी ने सतीश महाना को विधानसभा का निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की बधाई दी। विधानसभा स्पीकर सतीश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि उनके नाम से ही उनमें महान लगा हुआ है, ये हमारे लिए गौरव का पल है। सीएम ने आगे कहा कि लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। ये दोनों मिलकर यूपी की 25 करोड़ की आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही कहा कि उन्हें अब युवाओं, आदि आबादी, किसानों, मजदूरों और दबे कुचले लोगों के बारे में भी सोचना है, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से आपके चयन के लिए मैं पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जहां एक युवक को घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना भारी पड़ गया है। युवक को उसका मकान मालिक प्रताड़ित कर रहा है। पीड़ित यूसुफ ने इसकी शिकायत जन सुनवाई में पुलिस आयुक्त से की है। यूसुफ सुल्तान मंसूरी के मकान में कई साल से किराए से रह रहा है। यूसुफ ने कहा कि मुझे उन्होंने धमकी दी है कि अगर मोदी की तस्वीर घर से नहीं हटाई तो वो घर का सामान फेंक देगा। वहीं शिकायत पर अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। मैं कई दशक से पीर गली में किराए के मकान में रहता हूं। वहां शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूर और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने घर में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। और इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण लोगों द्वारा भी मेरी थाने पर शिकायत की जा रही है। मंजूर बेग द्वारा शिकायत की गई कि मैंने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है और पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है। और इस चिंता से मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। सर, इनका कारण है कि हमारे मकान में रहना है तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होना। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहा स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के एक मुस्लिम युवक को विधानसभा चुनाव में मोदी का प्रचार और बीजेपी का प्रचार करना भारी पड़ गया। बाबर की गलती बस
ये थी कि उसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर प्रचार किया और उसकी जीत के बाद खुशी में मिठाई बांटी थी। ग्वालियर में चर्चित नाम का इस्तेमाल कर ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया है। ठगों ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ठग ने व्हाट्सएप पर कुलपति की फेक आईडी बनाकर उनके पूर्व निजी सचिव विनोद कुमार को मैसेज कर तत्काल 50,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने की मांग की, जिस पर विनोद ने बिना कुछ सोचे समझे तत्काल पैसे ट्रांसफर कर दिए। दूसरे दिन कुलपति से इसका जिक्र करने पर ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद विनोद ने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एग्रीकल्चर के जो वीसी हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, उसमें भिजवाई थी, तो उसमें एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें कि उनकी वीसी है जो एग्रीकल्चर के, उनकी व्हाट्सएप आईडी बना ली, व्हाट्सएप प्रोफाइल बना ली, और उसके बाद फिर जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऑफिस के लोग हैं, उनसे फिर पैसे की मांग की गई। तो इस पर उनके एक कर्मचारी के द्वारा 50,000 रुपये जो बताए हुए अकाउंट में डाल भी दिए गए। तब फिर उसको पता चला कि ये इसके साथ फ्रॉड हो गया। तत्काल फिर उसके द्वारा एफआईआर कराई गई है। इसमें 60 ऑफ आईपीसी सेक्शन 420 के तहत केस रजिस्टर्ड किए जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। रीवा में महिलाओं के कंधे पर एक शव को अस्पताल से गांव तक का सफर तय करवाना पड़ा। यहाँ मजबूरी में खटिया ही एम्बुलेंस बनी और उसके 4 पहिए बनी महिलाएं। सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है। दरअसल तबीयत खराब हो जाने पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से महिला को खाट पर लाद कर इलाज के लिए लाया गया। फिर इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो गई तब भी उसे शव वाहन मुहैया नहीं कराया गया। 4 महिलाएं चारपाई में शव को कंधे पर लाद कर 5 किलोमीटर वापस गांव ले गई। ये कह रहा हूँ, तो हमने देखा कि 4 महिलाएं एक महिला को खटिया में लाद कर लेके जा रही हैं। तो हमने उनसे जाना कि क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया कि महिला की मृत्यु हो गई थी। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर कचुलियान में अपनी मां को दिखाने आई थी, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस और सब वाहन की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें सबको खटिया में लाद कर ले जाना पड़ रहा था। ये काफ़ी दुखद है, निंदाजनक है। राजस्थान के अलवर से आने वाली सरिस्का जंगल में पिछले लगभग 50 घंटे से आग विकराल रूप ले चुकी है। आग जंगल के 20 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में फैल चुकी है। आग पर काबू नहीं पाए जाने की वजह से वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। आग जंगल के जिस हिस्से में तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ कई टाइगर हैं। आग बुझाने के लिए अब हेलीकॉप्टर और एयरलिफ्ट फायर ब्रिगेड से मदद मांगी गई है। इसके बाद सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। हेलीकॉप्टर सिलिसेट झील से पानी लाकर अभी तक 8 से 10 राउंड छिड़कने का काम कर चुके हैं और अब तक 40 से 50 हज़ार लीटर पानी का छिड़काव हो चुका है। इसके बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।